नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आज हमारे साथ हमारे संपादक साहब सैयद कासिम साहब हैं और कासिम साहब से मिले और देश की राजनीति के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात हुई कि दावत में आए और बिना खाए वापस चले गए। तो सर, इस समय जो देश में राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, फिर चाहे वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव राजस्थान में कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उधर जयंत चौधरी भी थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव से। बिहार में नीतीश कुमार का धड़ा कुछ अलग कह रहा है। ममता बनर्जी बार बार राहुल गांधी को बोल रही है कि अडानी को टारगेट मत करो, और लेकिन राहुल गांधी जो है वो अडानी को टारगेट करते हैं। तमाम अन्य मामले, जैसे कि अभी वो भाजपा के साथ जो गठबंधन में टूटा, जो एआईडीएमके शायद जो थी गठबंधन, उसने गठबंधन तोड़ दिया, उसको लेकर सारे बात में चर्चा होगी सर। खासकर बसपा की राजनीति को लेकर चर्चा होगी। तो सर, शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव, जो ये अब क्रम अपना रहे हैं और इंडिया गठबंधन में होने के बाद भी कांग्रेस के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गौरव, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस मुद्दे को लेके जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव जिस दिन खत्म हुए थे, काउंटिंग चल रही थी, मैं यूपी तक पे बैठा हुआ था जी। और मैंने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव ने अपना उरूज देख लिया, आज के बाद अपना सवाल देखेंगे। तो मुझसे पैनल में बैठे हुए हेमंत तिवारी जी और तमाम दूसरे लोग थे। उन्होंने कहा कैसी बात करो, 111 सीट अखिलेश यादव जीते हैं, 125 उनका अलायंस जीता है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया अखिलेश यादव का, बड़ा अलायंस था, राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था, ओम प्रकाश राजभर इनके साथ थे, उसके बाद संजय आपके ये दारा सिंह चौहान इनके साथ थे, ये पल्लवी पटेल इनके साथ थी। और तो ऐसे में अखिलेश यादव ने अगर 125 सीटें अलायंस के साथ 111 जीती हैं, तो ये मान लीजिए कि ये चुनाव हार गए जी। उसके बाद फिर शुरू हुआ, उपचुनाव आया, आजमगढ़ हार गए वो, उसके बाद रामपुर हार गए वो। इसी बीच में खतौली जीत लिया जयंत चौधरी ने। जी। खतौली जब जयंत चौधरी ने जीता तो याद होगा तुमको कि हम लोगों ने इस पर भी डिबेट की थी। जी। और खतौली में जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को नहीं बुलाया, अखिलेश का पोस्टर में नाम भी नहीं रखा। नाम नहीं रखा। तो क्योंकि अखिलेश यादव के जाने से या उनके होने से ध्रुवीकरण होता है, अखिलेश यादव के भाषणों से, बातों से ध्रुवीकरण होता है और हिंदू सेंटीमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से नाराज होता है। इंडिया गठबंधन की बात शुरू हुई तब भी हम लोगों ने बात की, अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए, पटना की बैठक में गए तब हमने सवाल उठाया कि कोई मुसलमान नहीं गया है। उसके बाद बैंगलोर में अपने साथ जावेद अली खां को लेके गए, फिर हमने सवाल उठाया कि मुसलमान तो गया है, दलित नहीं गया, और उसमें मैंने नाम भी लिया कि इंजी सरोज कहाँ है, आर के चौधरी कहाँ है, अवधेश प्रसाद कहाँ है। जी। उसके बाद बॉम्बे ये गए, फिर वहां जावेद अली खां को लेके गए, और जावेद अली खां का आपको फोटो सेशन याद होगा गौरव कि जावेद की जो फोटो आई थी तो लालजी वर्मा, रामचंद्र राजभर, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल, ये सारे लोग एक साथ खड़े थे और जावेद पीछे बहुत दूर दिखाई दे रहे थे और लोग पहचानते भी नहीं थे कि जावेद कौन है। जी। खैर, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये हो गया है, अखिलेश यादव उसका हिस्सा हो गए, बन गया, और बनने के बाद इंडिया 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 एक बात शुरू हो गई। लेकिन मैंने तब भी एक बात कही थी कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ आप मुझे ऐसा कोई नाम बताइए जो कांग्रेस के साथ का दल ना हो, ममता के अलावा। बाकी सब लोग कांग्रेस के साथ के, शरद पवार कांग्रेस का एलायंस है, शिवसेना कांग्रेस का एलायंस है, अखिलेश यादव कांग्रेस के एलायंस में लड़ चुके हैं, लालू कांग्रेस का एलायंस है, डीएमके कांग्रेस का एलायंस है आपके, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का एलायंस, पहले ही से कांग्रेस के एलायंस थे। उसमें एक आप अखिलेश यादव को मान लीजिए कि नए जुड़ गए, ममता बनर्जी नहीं जुड़ गई, केसीआर आए नहीं, क्या कहते हैं, पटनायक आए नहीं। तो ये मुझे तभी से लग रहा था कि ये अलायंस सिर्फ कागज पे बन रहा है, इस पर कुछ होगा नहीं। और उसके बाद नतीजा, कल तुमने इस पे एक वीडियो भी किया है, ये नतीजा सामने आना शुरू हो गया, रिजल्ट सामने आना शुरू हो गया। तो सर, जैसे अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, तो उसके बाद से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि हम भाजपा को हराएंगे, हम इंडिया गठबंधन का बड़ा चेहरा है यूपी में, हम सीटें बांटेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि समीकरण सब जानते हैं कि वो जीत हुई कैसे। देखिए, ऐसा है, घोसी इलेक्शन को अगर आप देखेगा तो 22,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीती थी, ये चुनाव हुआ जी विधानसभा में, और घोसी में अंसारी परिवार के फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बसपा उम्मीदवार होने के बावजूद वहां 22,000 से समाजवादी पार्टी जीती थी। आम चुनाव यही कैंडिडेट जीते थे, दारा सिंह चौहान। अब जब चुनाव हुआ तो वहां पर सुधाकर सिंह कैंडिडेट हुए जी, और वोटों का समीकरण देखिएगा, वोट जो निकले हैं उसमें सुधाकर सिंह को जो वोट मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट भूमियार है जी, और राजपूत क्षत्रिय है। क्षत्रिय, राजपूत और भूमियार के बारे में आप जानते हैं कि ये थोड़ा सा बाहुबली लोग होते हैं। जिस गांव में 50 क्षत्रिय वोट होता है,
अपने साथ पूरे गांव का वोट लेके चला जाता है, वरना आधा गांव तो उसके साथ जाते ही जाता है, क्योंकि खेती उसकी, पेट्रोल पंप उसका, राइस मिल उसकी, तमाम चीज ठेकेदार वो होता है, तो सबको मजदूरी देना, खेत देना, ये एक उसका जुड़ाव होता है। तो वो रिजल्ट जो 45-47 हजार निकल गया, और फिर मुख्तार अंसारी, याद होगा तुमको मैंने एक बात कही थी उसी दरमियान जिस दिन योगी आदित्यनाथ मीटिंग करके आए, उसी शाम को मैं बैठा हुआ था, तो मैंने एक चैनल पे कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि वो हाथ जो बंदूकें लेके टहलते थे वो आज व्हील चेयर पे चलने को मजबूर है, मैंने कहा था ये उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी परिवार ये मुसलमानों के नेता नहीं, क्योंकि अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट से आते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की, विधायक रहे, फिर लोकसभा लड़े, बहुत कम वोटों से मुरली मनोहर जोशी से हारे वो बनारस में जाके जी, तो उनके साथ दलित पिछड़ों का बड़ा लगाव है। और वही हुआ कि वो वोट जो मुख्तार से जुड़ा हुआ था, जो सुधाकर सिंह का क्षत्रिय था, और वहां पर 3 फोटो बहुत दिखाई जा रही थी, ओम प्रकाश राजभर की, उसके बाद दारा सिंह चौहान की, उसके बाद संजय निषाद की, ये 3 पिछड़े मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नैया पार लगा दी। उससे जो सवर्ण मतदाता था वो नाराज हुआ, और उसके बाद वो सारे का सारा कैंडिडेट भी सवर्ण था। सुधाकर सिंह कई चुनाव हार चुके थे, सुधाकर सिंह बेचारे थे, उनके साथ अखिलेश यादव ने ये समझ लिया कि ये हमारी जीत जी, और उसी का जवाब फिर अजय राय ने देना शुरू किया, क्योंकि अजय राय उसी बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्होंने बिना मांगे कहा कि मैं समाजवादी पार्टी चूंकि इंडिया का हिस्सा है, हम उनके उम्मीदवार का समर्थन करते हैं, साथ देते हैं। वहां से अजय राय का समर्थन देना, राय भूमियार का साथ आना, वरना सिर्फ क्षत्रिय होता तो राय भूमियार जो है दूसरी तरफ होता तो एक चुनाव का रूप दूसरा हो सकता था जी। और वहां से अजय राय का आना, और इसमें जो बिगाड़ पैदा हुआ है गौरव, अजय राय पर जिस तरह से सुनील साजन जैसे छोट भैया नेता, अजय राय जो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष है, कई बार का विधायक रहा है, मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसके बारे में अजय राय को छोट भैया कहना कांग्रेस का, इसने और स्थिति को बिगाड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति अब समाजवादी पार्टी की पकड़ में आने वाली। नहीं सर, जैसे बयानबाजी जो हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो इधर से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे थे, उधर से अजय राय, केंद्रीय नेतृत्व नहीं आया बीच में, तो क्या ये चाल माने इसको कांग्रेस की? उन्होंने कहा कि अजय राय के साथ उलझा कर रखें अखिलेश यादव को, केंद्रीय नेतृत्व इसमें पार्टिसिपेट ना करे। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में चाहती है। पिछले 3-4 महीनों में आप देखिएगा तो कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष हटाया, जो दलित था, बहुजन समाज पार्टी के बैकग्राउंड से आता था। कांग्रेस ने अपने मीडिया की जो कमेटी बनाई, मीडिया सेल तैयार किया, उसमें भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। इमरान मसूद बसपा से निकाले गए, अभी तक कांग्रेस ने उनको शामिल नहीं किया। कुंवर दानिश अली के साथ जो हुआ, राहुल गांधी मिलने गए, राहुल गांधी तो मोटर मैकेनिक से भी मिलने जाते हैं, बड़ई से भी मिलने जाते हैं, कुली से भी मिलने जाते हैं, उनके पास भी गए। वो राहुल गांधी का एक अंदाज है राजनीति करने का, वो तो पार्लियामेंट में मोदी को झप्पी भी देते हैं, जो देश ने पहली बार देखा है। लेकिन उनको अभी तक कांग्रेस ने कोई ऐसा इशारा नहीं किया कि हम कुंवर दानिश अली को साथ ला रहे हैं। चंद्रशेखर रावण को कांग्रेस में पास नहीं पड़ने। ये सारे संकेत ये बता रहे हैं कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को खुश रखना चाहती है। एन केन परमानेंट। कल मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आपको भेजा मैंने कि नहीं भेजा, जो भाऊ का चैनल है, हम वानखेड़े का, उस चैनल पर एक अभिषेक कुमार जी, उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन गई मायावती। इस तरह का थंब लगाकर उन्होंने वीडियो किया। अभिषेक के बारे में मैं जानता हूं कि अभिषेक बिहार के सभी लीडरशिप के बहुत करीब है, वो नीतीश कुमार के भी करीब है, लालू यादव के भी करीब है। तो जो बात हम लोग करते थे और जो हम कहते थे तो लोग उसमें विश्वास करते हैं। कल मेरे पास एक फोन आया, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का युवा लड़का है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है 2 बार से, आपके चैनल को देख रहा है। सर दूसरों की क्या बात करूं सर, मुझे भी लगता था कि आप ये क्या कह रहे हैं, आपसे 6 महीने पहले जवाब करते। आज जब हर चैनल वही चैनल चलाने लगा तो मुझे लगता है कि सर हम भी गलत थे, हमने भी आपके बारे में ऐसा सोच लिया। राजपथ वो प्लेटफॉर्म है गौरव, आप लोग अपने स्टूडियो में बैठ के करते हैं। आप मध्य प्रदेश गए, आप राजस्थान गए, आप हरियाणा गए, आपने लोगों का 1 to 1 किया, लोगों से जाके जो एक राय शुमारी की, उसके बाद अपने लीडर्स के साथ रहे। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद आकाश आनंद सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ा चेहरा है। आकाश आनंद दूर से आपको विश करते हैं जी। क्यों? क्योंकि आपकी खबरें किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होती। आप जो आज कह रहे होते हैं, लोगों को लगता है बसपा की पैरवी कर रहे हैं, और 3 महीने के बाद पूरे देश का मीडिया वही कह रहा होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया वही कह रहा होता है। तो ये आपकी जो वो है कि आपका चैनल, आपके लोग, आप हुए,
हम भी कुछ पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, 40 साल का तजुर्बा हो गया, जी सर। 40 साल से मीडिया में है, लोगों से कॉन्टेक्स्ट में है, बात होती, बात से बात निकालना जानते हैं। तो बात से बात, जैसे चतुर्वेदी था जिसने मुलायम सिंह परिवार पे आय से अधिक मामले का एफआईआर करने के लिए किया था, सुप्रीम कोर्ट भी किया था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। कांग्रेस का कुछ नेता ऐसा है, नेतृत्व के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चतुर्वेदी की खबरों को चलाया जाए, दोबारा से चलाया जाए, ये खबरें चलती रहे, मुकदमे में हो कुछ ना हो। हाँ, ये खबरें मीडिया में लगी क्यों? इसीलिए ना कि वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव को इसमें उलझा के रखा जाए। अखिलेश यादव ने एक बहुत सीनियर लीडर जर्नलिस्ट है, बड़े हिंदी अखबार के संपादक हैं, उनसे कहा, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि अखिलेश कह रहे थे कि 2012 में हम अकेले लड़े, पश्चिम में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, हम जैन के साथ लड़े, हमारा रिजल्ट खराब हो गया। तो वो जैन के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते। जैन के लोग अखिलेश यादव को कहते हैं कि शाहजहांपुर के बाद यादव वोट नहीं, जाटो है, मायावती का वोट है, अखिलेश का वोट नहीं। अखिलेश को हम अपना वोट देते हैं। मुस्लिम वोटों को अखिलेश या समाजवादी पार्टी का वोट मांगना, मैं कहता हूँ ये भूल है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, देवगौड़ा के साथ लोगों ने होता हुआ कर्नाटका में भी देखा है। कर्नाटका में देवगौड़ा की वही पोजिशनिंग थी जो यूपी में अखिलेश यादव की है मुसलमानों की। वहां क्या देवगौड़ा वहां खत्म हो गए और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में चले गए, और वहां पर कांग्रेस ने सरकार बना ली, चूंकि मुस्लिम ने एक तरफा वोट किया, जैसे अखिलेश को उत्तर प्रदेश में दिया था। मुझे लगता है कि ये अलायंस बहुत दूर तक जाने वाला नहीं, इसमें बहुत से परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ, गौरव, पहली बार मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे बात करते हैं ऑन कैमरा, हम लोगों ने कभी बात नहीं जी सर, जी सर, कि बिहार में नीतीश कुमार जो इस पूरे गठबंधन के सर्वा माने जाते हैं, उनका भी यही मानना है कि अखिलेश अगर गठबंधन छोड़ते हैं तो छोड़ दें, अगर बीएसपी आ जाती है। मतलब ये जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार अखिलेश के सबसे बड़े फॉलोअर है, सबसे बड़े पैरोकार है, उन नीतीश कुमार का भी ये मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी को तभी हरा पाएंगे जब बसपा साथ होगी, अखिलेश ना हो तब भी चलेगा। ये बड़ी बात है, इसको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, इस तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर, जैसे बसपा की बात शुरू हुई तो बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ 2022 में था, उसमें उसको कहा जाता है कि बीएसपी का सबसे कम वोट चुनाव रहा है, एक सीट, लेकिन वोट शेयर 12% रहा, 13.85, हाँ 13% वोट शेयर। उसके बाद फिर जब उसके बाद पार्टी ने अपने अंदर बदलाव किए, युवाओं की मांग हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी। अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने राजस्थान देखा, एमपी देखा, मैंने हरियाणा देखा, तो जिस प्रकार से आकाश आनंद ने, मायावती ने इस प्रकार से आकाश आनंद को कमान सौंपी, और आकाश आनंद जो है, जो लोग बोलते थे कि एक नया लड़का है, कुछ जानता नहीं है, बोलना नहीं जानता, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ जिस प्रकार से वो लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और खासकर युवाओं की भागीदारी, मैंने हरियाणा में देखा, वहाँ पूरा 50% कैडर मेरे को युवा नजर आया। तो जिस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स मायावती बनाने की कोशिश कर रही है गठबंधन के ऊपर, और उसमें जो मुख्य सूत्रधार बना रही है आकाश को, तो क्या इससे ये तो बात साफ है, गठबंधन में वो शामिल होंगे, कांग्रेस चाहती है कि शामिल हो, वरना बिना उसके उनका कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या जो 24 का चुनाव है उसमें क्या आपको आसार नजर आते हैं बीएसपी के? देखिए, एक चीज समझिए, आपने आकाश आनंद का जिक्र किया, मैं 15 अगस्त को, शायद आपको पता है कि मैं दिल्ली में था, जी जी जी, मेरी आकाश आनंद से मुलाकात हुई, मैं आकाश आनंद से मिला, मुझे उस लड़के में, उस युवा में आग दिखाई दी। उसी के बाद राजस्थान हुआ जहां आप गए हुए थे कवरेज करने। 15 अगस्त के बाद आपको चंद्रशेखर रावण मीडिया से गायब दिखाई दे रहा है। जी जी, आप 15 अगस्त से पहले आप अगर जाएंगे, किसी का भी आप चैनल खोलेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या आपके ये यूट्यूब हो, आपको हर जगह चंद्रशेखर 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 दिखाई देगा। लेकिन 15 अगस्त के बाद आपको आकाश आनंद आने के बाद, उनकी एंट्री होने के बाद, राजस्थान मध्य प्रदेश करने के बाद, आपको चंद्रशेखर मीडिया से बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। क्यों? मीडिया की भूख होती है खबर। जब तक बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्हें कोई खबर नहीं मिलती, बसपा की तरफ से उन्हें कोई जानकारी नहीं होती, तो वो चंद्रशेखर को लीड बनाते थे, चंद्रशेखर को खबर करते थे, चंद्रशेखर का इंटरव्यू करते थे। जी, जब बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद जो एक युवा है उनको आगे कर दिया, वो भी जो क्या कहते हैं लंदन से पढ़ के आया हो, उसने भी मास्टर्स किया हो, और वो युवा जो आपने महसूस किया होगा, आपने तीनों जगह कवर किया, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी और हरियाणा भी। मध्य प्रदेश में उनका भाषण कच्चा था, राजस्थान में निखर रहे हैं अभी, लेकिन अब उनके भाषण को हरियाणा में सुनने के बाद आपको लगेगा कि उनमें निखार आ गया, बहुत निखार आ गया। तीसरी चीज, आकाश आनंद की जो परवरिश हुई वो मायावती की देखरेख में हो गई। आकाश आनंद के जो ससुर वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ हैं, जो बीएसपी काशीराम के समय से चले आ रहे हैं, तो उनकी परवरिश हो रही है तो मूवमेंट के हिसाब से हो रही है। आकाश आनंद को आप लूज टॉक करते हुए नहीं देखेंगे, आग लगा दो, सर कलम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, देख लूंगा, समझ लूंगा, वो चीज नहीं, बिल्कुल।
दलितों की जो उत्तर प्रदेश की मेंटालिटी है वो अलग है। वो आप उसको आप देखिएगा तो वो खामोशी के साथ अपना काम करने में अपने को मजबूत करने में लगा रहता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में इतने अम्बेडकर संगठन है, वहां की हालत लोगों ने देखी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि बसपा वहां भी पहुंच जाए। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इकलौता राज्य महाराष्ट्र जहां खाता नहीं खोल पाई। अब आकाश के आने के बाद ये तो परिवर्तन है कि युवाओं को एक उम्मीद आकाश में दिखाई देती है। ये चुनाव विधानसभा का जाने दीजिए, लेकिन लोकसभा में जाने दीजिए, लेकिन 2029 में आप देखेंगे कि आकाश आनंद के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आकाश के साथ दो चीजें, खाकी निशान है और मायावती की विरासत। तो ये विरासत बहुत बड़ी चीज होती है, जिस तक पहुंचने में काशीराम को 1970 से उन्होंने शुरू किया था और 1900 जाके उनका 89 में खाता खोला था। और चंद्रशेखर रावण एक महीने में खाता खोल देना चाहते थे, 6 महीने में गठबंधन करने लगे, बिहार पहुंच गए, वहां गठबंधन करने लगे। तो ये अंतर आकाश आनंद और चंद्रशेखर का जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ अनुपम मिश्रा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि बसपा के पास राष्ट्रीय कम से कम 14 स्टेट में वोट है। कर्नाटका में उनका विधायक अब की नहीं है, पिछली बार था। तेलंगाना में उनका विधायक, छत्तीसगढ़ में उनका विधायक, आंध्र प्रदेश में उनका विधायक, बिहार में उनका विधायक, उत्तराखंड में 2 विधायक, यूपी में 1 विधायक, मध्य प्रदेश राजस्थान में उनके विधायक 12 और 11 और 6, तो 3 सांसद, हरियाणा में उनका सांसद और विधायक, हिमाचल में उनका विधायक, कश्मीर में उनका विधायक, पंजाब में नेता सदन और नेता विपक्ष उसके बाद उनके सांसद और विधायक। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी में अगर अलायंस होता है, आप उनको पीएम का चेहरा घोषित करें, मायावती को ना करें, लेकिन जिस दिन ऐसा हो गया देश की राजनीति में कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और मायावती एक साथ आ गए, तो देश में एक मैसेज जाएगा कि ये मौका अच्छा है, इस बार दलित प्रधानमंत्री हो सकता है। जी। और जब हो सकता पे आएगा तो वो महाराष्ट्र जहां पर बीएसपी की कोई का आधार नहीं है, वहां भी दलित प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मिलने लगा। आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हर राज्य में दलितों का वोट बढ़ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि लोग संगठन के मामले में एक आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मायावती को खारिज किया जा सकता है, पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में मायावती को आप आज की तारीख में खारिज कर सकते हैं जी, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में मायावती को पूरे देश का कोई आदमी खारिज नहीं कर सकता। ये बात, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली, काम करने का तरीका है, वो 4 महीने की सरकार में उत्तर प्रदेश बदल देती है जी। वो सारे स्मारक बना देती है 4 महीने में, दलितों के नाम पे डॉक्टर अम्बेडकर से लेके, फुले से लेके, शाहू जी से लेके, काशीराम के नाम पे जिले बना देती है जी। तो उनको 4 महीने, तो इसीलिए दलित ये सोचता है कि अगर एक बार मायावती की शपथ भी हो गई केंद्र, तो बैकलॉग भी भर जाएगा, क्या कहते हैं, प्राइवेटाइज, उसमें प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन भी हो जाएगा। जो दलित चाहता है, जिसकी जितनी संख्या बारी पे, वो एक दिन की शपथ में मायावती एक फाइल लाके कर सकती है। ये क्वालिटी मायावती में पाई जाती है। और ये मैसेज कोई मीडिया दे ना दे, कोई मंच पे घोषणा हो ना होगी मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती है, एक मैसेज जा सकता है कि अगर इस गठबंधन में मायावती आई है तो प्रधानमंत्री हो सकती है। ऐसे में मोदी के लिए फिर बहुत बुरा, जैसे अनुपम मिश्रा कहते हैं कि ठीक है मोदी के खिलाफ नाराजगी है, लेकिन मोदी के सामने कौन, तो सामने कौन में राहुल गांधी मोदी के सामने नहीं टिकते, लेकिन मोदी के सामने माया, तो ये चेहरा मोदी से बड़ा हो जाता है। क्योंकि मोदी एक हिंदुत्व का कार्ड लेके आते हैं, लेकिन मायावती वो है जो हिंदुत्व के चलते हुए तवे पे 4 छींटे पानी के मार के उसे ठंडा कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर। सर जैसे मैं अभी हरियाणा गया था, मैंने हरियाणा में देखा कि वहां पर जो वोटर था, जगाधरी यमुनानगर जिला पड़ता है, वहां से बीएसपी के विधायक जो है जगह मात्र 500 वोटों से, मैंने लोगों से वहां पे बात की तो वहां पे एक बड़ा क्या नाम है वोट बैंक है, लेकिन वो असक्रिय हो चुका था पिछले कुछ समय की राजनीति की वजह से, पार्टी की कार्यकारिणी की वजह से रहा, कैसे भी रहा। लेकिन आकाश आनंद वहां पे गए, लोगों में उन पे होप नजर आई। तो क्या ये जो गठबंधन होगा फ्यूचर में चल के बसपा का, तो बसपा क्या यूपी में चुनाव लड़ती दिखाई देगी, यूपी के बाहर के राज्यों में चुनाव लड़ती दिखाई देगी? देखिए मेरी तो जानकारी है कि नीतीश कुमार बिहार में उनको सीट देने को तैयार है, उनको पंजाब में भी सीट मिलेगी, कांग्रेस देने को तैयार हो, क्योंकि अंबाला सीट जो है पंजाब उनका, उनके पास 2 एमपी रह चुके हैं, काशीराम भी वहां से एमपी रह चुके हैं जी। तो पंजाब भी उनको मिल सकती है, मध्य प्रदेश में भी मिल सकती है, राजस्थान में भी मिल सकती है। इस तरह से उनको पूरे देश में उत्तर प्रदेश के अलावा कम से कम 10 से 12-15 सीटें मिल सकती हैं एलाइज में जी, जो वो देने को तैयार बैठे हैं। उनके दबाव में बढ़ भी सकती है। उत्तर प्रदेश में भी उनको 35 से कम सीट पे लड़ना नहीं है, 40 भी हो सकती है, जिससे कम पे भी नहीं लड़ेंगी। बाकी कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल, लोकदल है और तमाम दूसरी पार्टियां हैं जी सर।
तो ऐसे में मायावती के पास एक मौका होगा 40 से 50 सांसद लोकसभा में पहुंचाने का, और 35-40 सांसद पहुंचने के बाद तो इस बार प्रधानमंत्री वही होगा जिसके पास 35-40 सांसद होंगे कांग्रेस के अतिरिक्त। कांग्रेस के अतिरिक्त फिर ममता और माया ही बचती हैं जिनके पास इतने एमपी हों, और ममता पर माया कहीं भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, ऐसा समीक्षकों को कहना। और आज जो हर चैनल, हर पैनलिस्ट, हर बड़ा पत्रकार, वो पत्रकार जो एंटी मोदी है, वो पत्रकार जो कांग्रेस की गोद में खेलने वाला पत्रकार था, वो भी आपको माया 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 करता हुआ मिल जाएगा। आज की तारीख में उठाइए सारे चैनल्स और देखना शुरू कीजिए कि हर तीसरी खबर मायावती की, जो निष्क्रिय है, जो अपने घर में है, जो कोई बयान नहीं दे रही, जो ये कह रही कि हमको गठबंधन में नहीं जाना है, जो ये कह रही है हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बावजूद अगर वो सिर्फ चर्चा में सिर्फ मायावती है, इसका मतलब यह है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सर रैप अप करना चाहेंगे, लेकिन सवाल ये रहेगा कि अभी हाल ही में कल ही मैंने खबर की जिसमें भाजपा की ओर से ही निर्देश दिया गया है अपने विधायकों को, सांसदों को, कि जब आप दलित बस्तियों में जाएं तो मायावती और काशीराम, मतलब मायावती को टारगेट ना करें, मायावती और काशीराम के बारे में कुछ ना कहें। और फिर वही साथ ही साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी एकदम से फुटेज देने लगा। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी का तो एक जो वो है तरीका है, बीजेपी के बारे में मैंने कहा ना, जिसको अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, मैं उन्हें चाणक्य नहीं मानता, क्योंकि अमित शाह जो 2014 से पहले यूपी में आए तो उनको जुगल किशोर मिले, जो बीएसपी के बहुत पावरफुल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, राज्यसभा मेंबर थे, उनकी पत्नी जो है जिला परिषद थी और जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा था। वो इतने पावरफुल थे कि कई मंडलों को उस जमाने में प्रभारी थे जब सरकार थी। जुगल किशोर ने बहुजन समाज पार्टी और काशीराम की सारी चीजें ले जाके अमित शाह के हवाले करें। और आज की आप जब भारतीय जनता पार्टी देखिएगा तो आप पिछले गुजरे हुए कल की बहुजन समाज पार्टी दिखाई प्रकार से कैडर, वही कुशवाहा, वही मौर्य, वही क्या कहते हैं निषाद, वही काशीराम ने जब पहला मंत्रिमंडल बनाया था तो नाई तक को मंत्री बनाया था। मुझे लगे नाई बिरादरी रह गई, कहने हाँ वो एक है, बांदा से बुलवा लिया और हीरा ठाकुर को मंत्री बना दिया। वाल्मीकि को मंत्री बनाया, रामविलास वाल्मीकि नगर के जिले के महामंत्री हुआ करते थे लखनऊ के। तो सारी जातियों का समायोजन किया, वो चीज उनको बताई, अमित शाह ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और उनको लोगों ने चाणक्य मान लिया, जबकि ये फोटोकॉपी थी काशीराम की। जो पॉलिसी है काशीराम की, जो स्ट्रेटजी थी, उसको किया गया। मेरा अपना मानना है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि मायावती या काशीराम को टारगेट करके दलित मतदाताओं को नाराज किया जाए, और बीजेपी इस वक्त एक एक वोट के लिए परेशान है। वो तो मुस्लिम के लिए भी खुल के कर देती, लेकिन उससे उसके हिंदू वोट के भागने का खतरा है, इसीलिए वो पसमंदा करके किसी तरह से मुसलमानों का गुस्सा शांत रहे। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे रमेश बिधूड़ी जैसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर रमेश बिधूड़ी को भेजना पड़ता है राजस्थान की। वो राजस्थान की उस सीट पे जिसपे गुजर बाहुल है, जिसपे राजेश पायलट जीता करते थे, जिसपे सचिन पायलट लड़ रहे हैं, उस सीट पर उनको प्रभारी बनाया जाता है। ये उनकी अपनी मजबूरी है, वरना भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कि मुसलमानों को कुछ मत करो। मुरैना, सतना, ग्वालियर, ये जो ये बहुजन समाज पार्टी की बहुत मजबूत बेल्ट है, और यहाँ से बसपा के सांसद भी हैं सतना से। और आपको सुन के शायद बसपा के लोग न जानते हो, आपको भी ये जानकारी नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी का कुशवाहा जो एमपी जीता था, उसने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था, अर्जुन सिंह और सकलेचा भाजपा से लड़े थे, अर्जुन सिंह कांग्रेस से लड़े थे। उस सीट पे जीत के आया था, तो बहुजन समाज पार्टी एकदम युवा कुशवाहा जीत के आया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में वोटों की स्थिति क्या होती है कि एक युवा को भी टिकट दिया जाता है, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हरा देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी? बहुत समय बाद सर से मिलने का मौका मिला। और अभी कल मैं जा रहा हूँ मुरैना, जहाँ पर आकाश आनंद आ रहे हैं, वहाँ पर एक बड़ी रैली है। उसके बाद मध्य प्रदेश में रहूंगा। तमाम आप लोग अगर चाहते हैं हमसे मिलना बात, तो बिल्कुल हम आपसे वहीं पर मिलेंगे, और तमाम अपनी बात रखना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। और आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।